उगते हुए सूरज की किरणें जब गीता की टूटी हुई झोपड़ी की दरारों के अंदर आती है तो वो सिर्फ एक उजाला नहीं बल्कि संघर्ष की एक नई इबारत लिखती है। आंगन में रखा पुराना संदूक और कोने में रखी वो सिलाई मशीन, यही इस परिवार की दुनिया है। गीता के पति के जाने के बाद वक्त ने करवट बदल ली थी, लेकिन हालात बिल्कुल भी नहीं बदले थे। दिनेश, ओ दिनेश, उठ जा लाल। देख सूरज सिर पर चढ़ गया है। आज जमींदार साहब के खेतों में कटाई का काम है। देर हो गई तो वो शहर वाले मुंशी जी चिल्लाएंगे। उठ गया माँ। बस रात को नींद देर से आई थी। खेतों का काम तो चलता रहेगा, पर मैं सोच रहा था कि वसुंधरा के लिए शहर से कुछ अच्छे धागे और सितारे ले आऊं। बेचारी रात भर लालटेन की रोशनी में आंखें फोड़ती है। भैया, आप मेरी चिंता मत करो। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। माँ, मैंने चाय बना दी है, पी लो। और देखो, ये काकी का सूट तैयार हो गया। तभी आंगन के खड़खड़ाते दरवाजे से गांव की एक औरत ममता हाथ में कपड़े का बंडल लिए प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर एक जल्दबाजी है, मानो कोई बड़ी जंग फतह करनी हो। अरे ओ गीता, देख तेरी बेटी का हुनर तो पूरे जिले में मशहूर हो रहा है। वसुंधरा बिटिया, जरा इधर तो आ। ये देख, मेरी बेटी के लिए ये कीमती कपड़ा लाई हूँ। एक पंजाबी पटियाला सूट सिल दियो ऐसा कि लड़के वाले देखते रह जाए। आप फिक्र मत कीजिए ममता काकी, मैं इस पर ऐसी कढ़ाई करूंगी और ऐसा कट दूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। आपकी बेटी सूट में परी लगेगी। वो तो मुझे पता है रे। तेरा हाथ का काम शहर के उन बड़े बड़े डिजाइनर शोरूम से भी ज्यादा सफाई वाला होता है। तू तो हमारे गांव की छुपी रुस्तम डिजाइनर है। ममता के जाने के बाद आंगन में फिर से सिलाई मशीन की टिक टिक गूंजने लगती है। दोपहर ढलती है और शाम के धुंधलके में दिनेश घर लौटता है। आज उसके हाथ में एक मखमली थैला है। वसुंधरा, माँ देखो आज मैं क्या लेकर आया हूँ। जमींदार साहब की बेटी नीलिमा की शादी तय हो गई है। उन्होंने शहर से सबसे महंगा कपड़ा मंगवाया है और कहा है कि पूरे इलाके में सिर्फ वसुंधरा ही इसे सिल सकती है। भैया, ये तो सच में बहुत कीमती है। इसमें रेशम के तार हैं। मैं वादा करती हूँ, ऐसा जोड़ा बनाऊंगी कि जमींदार की बेटी की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। बहन, दूसरों के जोड़े तो तू बहुत अच्छे से सिलती है, पर मैं सोचता हूँ कि तेरी भी तो अब उम्र हो गई है ना। माँ देखो ना, इसकी हम उम्र सारी लड़कियां विदा हो गई है। बस यही इस गरीब के आंगन में सिलाई मशीन से अपनी किस्मत सिल रही है। सच कहता है दिनेश, हम इतने गरीब हैं कि पता नहीं अपनी फूल जैसी बेटी को कैसे ब्याएंगे। ना हमारे पास सोना है, ना रुपया। माँ, भैया, आप लोग मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस घर में मेरी प्यारी सी भाभी नहीं आ जाती। और रही बात गरीबी की, तो हुनर जिसके पास है वो कभी गरीब नहीं होता। नहीं बहना, तेरी शादी तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगा, चाहे मुझे रात दिन मजदूरी क्यों ना करना पड़े। अच्छा बाबा, अब भावुक होना बंद करो और चलो खाना खा लो। कल सुबह से मुझे इस भारी लहंगे पर काम शुरू करना है। कई दिन बीत गए। वसुंधरा ने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन उस लहंगे में पिरो दिया। सुई की हर एक चुभन के साथ उसने एक दुआ मांगी। जब लहंगा तैयार हुआ तो वो सतरंगी धनुष जैसा चमक रहा था। दिनेश उसे लेकर जमींदार की हवेली पहुंचता है। वाह पिताजी, देखिए, शहर की बड़ी बुटीक ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, पर इस गांव की लड़की ने क्या कमाल किया है। दिनेश, ये लो तुम्हारी सिलाई के पैसे, और ये मेरी तरफ से इनाम। अपनी बहन को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। शुक्रिया छोटी मालकिन। शाबाश, तुम्हारी बहन का हाथ तो वाकई में सोने का है। उसे कहना हमारी तरफ से आशीर्वाद है, और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरी बिटिया की शादी में जरूर आना है। जी मालिक, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। दिनेश खुशी खुशी घर आता है और रास्ते से गर्मा गर्म जलेबियां लेता है। घर पहुंचकर वो अपनी बहन का मुंह मीठा कराता है। वाह बहना, तू तो सच में नाम रोशन करेगी। आज हवेली में सिर्फ तेरे काम की ही चर्चा हो रही थी। सच भैया, मालकिन को लहंगा पसंद आया। एक कामगार को और क्या चाहिए, इतना कि उसके काम को सराहा जाए। ये ले तेरी मेहनत के पैसे, और साथ में उन्होंने इनाम में कुछ और भी पैसे दिए हैं। जमींदार साहब तो कह रहे थे कि तुम्हारी बहन जादूगरनी है, उसकी सिलाई ने तो दिल जीत लिया है। ये सब सुनकर वसुंधरा बेहद खुश होती है। कुछ दिन बाद अंततः नीलिमा की शादी का दिन आ जाता है। रोशनी से पूरी हवेली नहाई हुई थी। गांव के लोग दूर दूर से आए हैं। हर अतिथि बस यही पूछ रहा है कि ये जोड़ा कहाँ से आया। भीड़ में एक युवक खड़ा है, नाम है अभिमन्यु। वो दूल्हे का जिगरी दोस्त है और शहर के एक बहुत बड़े बिजनेस घराने से है। उसकी नजर नीलिमा के लहंगे पर पड़ती है। यार मयंक, तुम्हारी होने वाली पत्नी का जोड़ा बहुत क्लासी है। कौन से इंटरनेशनल डिजाइनर से बनवाया है? अरे नहीं भाई, ये किसी विदेशी डिजाइनर नहीं बल्कि इसी गांव की एक लड़की वसुंधरा ने बनाया है। वो देखो, गुलाबी सूट में जो खड़ी है ना, वो, हाँ हाँ, वही है वो कलाकार।
अभिमन्यु की नजरें वसुंधरा पर जाकर टिक जाती है। सादगी, चेहरे पर गरिमा और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। जो लड़की निर्जीव धागों से इतना सुंदर सपना बुन सकती है, वो रिश्तों को कितनी खूबसूरती से पिरोएगी। उसकी उसकी सादगी ही उसका असली गहना है। अभिमन्यु हिम्मत जुटाकर वसुंधरा के पास जाता है। नमस्ते। मैंने अभी आपका बनाया हुआ जोड़ा देखा। यकीन मानिए, मैंने बड़े बड़े शहरों में ऐसे काम नहीं देखे हैं। आप सच में हुनरमंद हैं। जी धन्यवाद। पर कोशिश की थी कि नीलिमा जी अच्छी लगे। आपने सिर्फ कपड़ा नहीं सिला, आपने एक याद सिली है। आप जैसी लड़कियां ही समाज की असली ताकत होती हैं। नीलिमा की विदाई के बाद गांव में सन्नाटा तो पसर गया था, लेकिन अभिमन्यु के दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। वो शहर तो लौट गया, पर उसकी आंखों के सामने बार बार वसुंधरा का वो सादगी भरा चेहरा आ रहा था। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें वसुंधरा के आंगन के नीम के पेड़ों के पत्ते से छन कर नीचे गिर रही थी, तभी गांव की कच्ची सड़क पर एक महंगी कार आकर रुकती है। गांव के बच्चे तालियां बजाते हुए कार के पीछे भागने लगते हैं। अभिमन्यु कार से उतरता है। वो इधर उधर देखते हुए आखिरकार वसुंधरा के घर के छोटे से काठ के दरवाजे पर जाकर पहुंच जाता है। नमस्ते। क्या घर पे कोई है क्या? जी बेटा, कौन हो तुम? यहाँ शहर से कोई साहब आए हैं दिनेश। अरे, आप तो कल शादी में थे ना? साहब, आप यहाँ इस टूटी झोपड़ी में? हाँ हाँ भाई, दरअसल कल से मेरी इस महंगी शर्ट का बटन टूट गया है। रास्ते से गुजर रहा था तो याद आया कि यहाँ से बेहतर दर्जी तो पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या आपकी बहन मेरी मदद कर सकती है? आप बटन के लिए यहाँ तक आ गए? आप बैठिए, मैं अभी टाक देती हूँ। वसुंधरा एक छोटी सी पीढ़ी यानी लकड़ी का स्टूल आगे बढ़ाती है। अभिमन्यु बैठ जाता है। वसुंधरा सुई में धागा पिरोती है और बहुत ही सावधानी से उसके शर्ट का बटन लगाती है। अभिमन्यु करीब से उस छोटे से घर का मुआयना करता है। एक कोने में अनाज की कोठरी, दूसरे कोने में चूल्हा और बीच में एक बड़ा सा आंगन जहां वसुंधरा का पूरा संसार सिमटा है। आपका घर बहुत सुकून भरा है। इतनी गरीबी में भी आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? साहब, गरीबी कपड़ों में होती है, इंसान के इरादों में नहीं। ये घर छोटा जरूर है, पर इसमें प्यार बहुत है। और फिर मेरे पास मेरा ये हुनर है जो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देता। सच कहा आपने। अभी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, बटुआ कार में रह गया है। पैसे की जरूरत भी नहीं है। कल आपने मेरे हुनर की जो तारीफ की थी, वही मेरा सबसे बड़ा इनाम था। लीजिए, आपका बटन लग गया। अभिमन्यु वहां से चला तो गया, लेकिन उसका मन वहीं रह गया। उसने शहर जाकर अपने माता पिता राजेंद्र और सरला से बात की। उसने साफ कह दिया कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी दर्जी लड़की से। कुछ दिन बाद गांव में एक बार फिर से हलचल हुई। इस बार दो गाड़ियां एक साथ गीता के घर आकर रुकी। अभिमन्यु के साथ उसके माता पिता भी आए थे। उसके हाथों में मिठाइयां और शगुन के फल थे। राम राम भाई साहब, क्या हम घर के अंदर आ सकते हैं? अब जी 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 साहब, आइए ना। बहन, घबराओ मत। हम यहाँ मांगने आए हैं, देने नहीं। आपका बेटा हीरा है और आपकी बेटी साक्षात लक्ष्मी। हम अपने बेटे अभिमन्यु के लिए वसुंधरा का हाथ मांगने आए हैं। साहब, आप कहाँ बड़े महल वाले और हम कहाँ ये सिलाई मशीन चलाने वाले गरीब लोग। ये मेल कैसे बैठेगा? माँ जी, जिस तरह से वसुंधरा कतरनों को जोड़कर एक सुंदर सा लिबास बनाती है ना, मुझे यकीन है कि वो हमारे बिखरते शहर वाले रिश्तों को अपनी ममता से जोड़ देगी। हमें दहेज नहीं, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अगर मेरी बहन खुश रहेगी तो मुझे और क्या चाहिए। हमें ये रिश्ता मंजूर है। शादी का दिन आ गया। गांव ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। जहां कल तक धूल उड़ती थी, आज वहां लाल कालीन बिछा था। दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी थी। हाथी, घोड़े और फूलों से सजी गाड़ियां। ये रॉयल बारात सीधे वसुंधरा की झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। अरे विमला, देख दर्जी की बेटी के भाग्य खुल गए। ऐसी बारात तो जमींदार की बेटी की भी नहीं आई थी। सही कहती हैं, हुनर हो तो तकदीर खुद रास्ता बनाती है। अभिमन्यु दूल्हे के जोड़े में किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। उसने वसुंधरा के हाथों में अंगूठी पहनाई और अग्नि के 7 फेरे लिए। विदाई के समय पूरा गांव रो रहा था, पर वो आंसू खुशी के थे। ससुराल पहुंचने पर सरला द्वार पर खड़ी है। स्वागत है बहू, आज से तुम इस घर की इज्जत हो। देखो बेटा, जैसे तुमने कतरनों को सुई धागे से एक किया, वैसे ही इस परिवार को भी एक सूत्र में पिरो कर रखना। तुम दर्जी बहू नहीं, इस घर की लाडली बेटी हो। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और इस तरह एक मामूली दर्जी बेटी अपनी हुनर और सादगी के दम पर एक बड़े साम्राज्य की रानी बन गई।
उसने साबित कर दिया कि सपने और मेहनत का धागा अगर मजबूत हो तो वो तकदीर के फटे हुए पन्नों को भी खूबसूरती से सी सकता है।